बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसका दूसरा नाम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ मैनिफेस्टेशंस का भी दिया हुआ है कुछ बुक्स में। ठीक है, तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है अंजाइना के बारे में। इंशाल्लाह इसमें जो हम चीज़ करेंगे वो आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। ठीक है, डिटेल के साथ देखेंगे इसको, तो आपने फोकस करना है क्योंकि ये कई बार जो है इसमें MCQs बन चुके हैं इंशाल्लाह, तो आपके लिए प्रैक्टिकल भी हेल्पफुल रहेगा। अंजाइना क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। जब भी आपकी कोरोनरी आर्टरी नैरो होती है या स्पैज़म होता है उसका, ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि जब आपके हार्ट के मायोकार्डियम का इस्कीमिया होता है, ठीक है, तब पेशेंट को चेस्ट पेन होने लगेगा। ड्यू टू इस्कीमिया की वजह से चेस्ट पेन की प्रेजेंटेशन लेके आएगा क्या आपका पेशेंट। ठीक है, अच्छा, ये नेक्रोसिस के बगैर होती है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। MCQs बनता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि अंजाइना नेक्रोसिस के साथ होती है कि विदाउट नेक्रोसिस, तो आपने विदाउट नेक्रोसिस को टिक करना है। इसमें अब कुछ टाइप्स आती हैं। चेस्ट पेन, इसको जो है आप फिर से पढ़ें। चेस्ट पेन ड्यू टू द इस्केमिक मायोकार्डियम कैन ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी नैरोइंग और स्पैज़म बट विदाउट नेक्रोसिस। ठीक है, इसमें आपकी टाइप्स आती हैं 3, स्टेबल, अनस्टेबल और वैज़ोस्पैस्टिक। स्टेबल और अनस्टेबल में क्या फ़र्क है ये हम अब जो है देखेंगे, इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टेबल में क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको एक ड्रा करता हूँ। ये लेट्स सपोज आपकी क्या है, आर्टरी है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लैक पड़ा है और ये प्लैक क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मूव नहीं कर रहा, इसे हम स्टेबल अंजाइना का नाम देंगे। इसी तरह हमारे पास अनस्टेबल के अंदर क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक और प्लैक है। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, यहाँ पे एक प्लैक है और ये प्लैक एक जगह पे कांस्टेंट नहीं है, मूवेबल है, तो इसे हम अनस्टेबल अंजाइना का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको सिंपल आपको पता है कि किस तरह से वो हमारे पास। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि स्टेबल अंजाइना के अंदर क्या है, आपको एक क्लिनिकल केस बताया जाता है कि जब वो पेशेंट कोई काम करता है, कोई एक्टिविटी, एक्सर्शन मतलब होता है एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी ऐसा काम करेगा तो उसे क्या है, पेन फील होगा। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया। जब अब ट्रोपोनिन लेवल एक टेस्ट है, ये जब आप करते हैं तो इसमें आपको एलिवेशन नहीं मिलती, एक ये पॉइंट, और इसमें कोई इन्फॉक्शन आपको नहीं मिलती। जब आप ECG करते हैं इसमें आपको कोई चेंजेस दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये पॉइंट स्टेबल अंजाइना के आपने याद रखने। इसी तरह हमारे पास अनस्टेबल अंजाइना के अंदर क्या है, वो पेशेंट जो थोड़ा सा भी काम करेगा, लेट्स सपोज के एक जगह पे पेन पड़ा है, बेड पे पेन पड़ा है, उसने क्या है, पेन किसी को पकड़ाना है, इतना सा छोटा सा भी काम करेगा तो उसे क्या है, अनस्टेबल अंजाइना होगा। ठीक है, एट रेस्ट पे भी हो सकता है, वो रेस्ट पर है तब भी उसे अनस्टेबल अंजाइना होने के चांसेस हैं। इसमें अगेन ट्रोपोनिन लेवल आपको एलिवेट नहीं मिलेंगे, इसमें इन्फॉक्शन नहीं होता। जब आप ECG करते हैं तब इसमें आपको चेंजेस आती है। कौन सी? आपको ST क्या है, डिप्रेशन मिलता है। ठीक है, और T वेव क्या है, इन्वर्जन मिलता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है पॉइंट को। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ST एलिवेशन मायोकार्डियल इस्कीमिया इन्फॉक्शन है। इसी तरह हमारे पास नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है। तो इसमें भी हम पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट क्या याद रखना है कि इसमें एट रेस्ट पे आपको क्या है, पेन फील होगा पेशेंट के, जो भी प्रेजेंटेशन लाएगा। ठीक है, इसके बाद ट्रोपोनिन जब आप करेंगे तब भी ये दोनों में आपको इंक्रीज़ मिलेगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। जब आप इन्फॉक्शन की बात करते हैं इनमें, तो आपको सब इंडोकार्डियल, इट्स मीन्स कि एक लेवर का जो है मसला मिलेगा। जबकि ट्रांसम्यूरल, इसी तरह की टर्म्स वो यूज़ कर रहा होगा, ये आपको ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के अंदर ट्रांसम्यूरल इन्फॉक्शन मिलती है, जबकि नॉन ST में आपको सब इंडोकार्डियल मिलती है। अच्छा, जब ECG चेंजेस करते हैं तो इसमें अगेन आपको ST डिप्रेशन मिलेगा। ठीक है, तो नाम को ही पहले समझें, नॉन ST, इट्स मीन्स के इसमें आपको एलिवेशन नहीं मिलेगी ST की, जबकि ये जो है ST एलिवेशन मायोकार्डियल स्कीम, इसमें आपको ST एलिवेशन मिलेगी। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट्स थे, आपको आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद वैज़ोस्पैस्टिक को हमने क्या है नहीं छेड़ा था, इसको हम देख लेते हैं अभी। वैज़ोस्पैस्टिक में पहले आपको ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए, इसमें कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल प्लैक नहीं बनते। पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। अगेन मैं रिपीट कर दूँ, कोरोनरी आर्टरी में आपको प्लैक नहीं मिलते वैज़ोस्पैस्टिक अंजाइना में। अच्छा, दूसरा आपको इसमें
हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और हाइपरटेंशन, ये पॉइंट्स भी आपको इसमें नहीं मिलते और ये यंग पेशेंट्स को होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। हाइपरटेंशन नहीं मिलती, लिपिड लेवल आपको इंक्रीज़ नहीं मिलते और आपकी कोरोनरी आर्टरी में आपको प्लैक नहीं मिलते। ये वैज़ोस्पैस्टिक एंजाइना की बात कर रहा हूँ मैं। आई होप कि ये जो है टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। सिंपल आपने इसको ऐसे ही याद रखना है। अच्छा, इसका ये ट्रीटमेंट भी सॉरी जो है मैं बताना भूल गया, और ट्रिगर्स भी, ठीक है। ट्रिगर्स में क्या है, ये किस तरह से वो आपको बताएगा कि कोकेन, अल्कोहल, ट्रिप्टैन्स असल में सोमाट्रिप्टैन्स, ये जो है दवाइयाँ सर दर्द के लिए क्या है इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं बता रहा था ट्रिप्टैन्स व सोमाट्रिप्टन्स ये क्या है हेडेक्स के अंदर, जो अब जब हम न्यूरो करेंगे तब इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट आप क्या देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ठीक है, निफिडिपिन इस तरह की आप क्या ड्रग दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नाइट्रेट्स दे सकते हैं, ठीक है, स्मोकिंग सेसेशन, ठीक है, सिगरेट नहीं पीने देनी उसको अगर ये वो पेशेंट कर सकता है तो, ठीक है। ये चीज़ें थी इसके बारे में, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके बाद निचला जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। इसमें सिंपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो आपने समझनी, बाकी आपने खुद ही रीड कर लेना, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आफ्टर वैसोडायलेटर, इट्स मीन्स कि वैसोडायलेटर ड्रग देने से आपकी जो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी क्या है स्टील करेगी ब्लड को किससे, राइट कोरोनरी आर्टरी से, ड्यू टू स्टीनोसिस। सिंपल है, स्टीनोसिस होने की वजह से आपने वैसोडायलेटर ड्रग दी। जब वैसोडायलेटर ड्रग दी आपने तो इसमें लेट्स सपोज कि लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी में मसला नहीं था, मसला सिर्फ राइट कोरोनरी आर्टरी में था। तो अगर राइट कोरोनरी आर्टरी से ब्लड लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी ले ले तो इसे हम कोरोनरी स्टील सिंड्रोम का नाम देते हैं। ये सिंपल आपने याद रखना है। अच्छा, इसको जब आप रीड करेंगे इंशाल्लाह आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सडन कार्डिक क्या है, डेथ के बारे में इंपॉर्टेंट MCQs है, कई बार आ चुका है, जब भी आप पास पेपर उठाएंगे ये आपको लाजमी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको पहला पॉइंट जो याद रखना है वो ये है, अगर आपसे कोई पूछे या एग्जामिनर पूछे कि सडन कार्डिक डेथ की सबसे मोस्ट कॉमन काज क्या है, तो आपने हमेशा बताना है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। विद इन 1 आवर जो है इन पेशेंट्स की क्या है डेथ हो जाती है, तो सबसे बड़ी वजह वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये कई बार MCQ आ चुका है, आप जब भी देखेंगे पेपर उसमें ये आया होगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसके ट्रीटमेंट का भी पता होना चाहिए, ये भी कई बार MCQs आ चुका है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर जो है करते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, दूसरी उसने कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में बताया, ठीक है, और कार्डियोमियोपैथी लाइक हाइपरट्रोफिक डायलेटेड, ठीक है। ये नेक्स्ट इससे 2-3 पेजेस के बाद हमारा टॉपिक आएगा, इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हेरिडिटी चैनलोपैथी ये भी हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आएगा ये टॉपिक। फ़िलहाल आपने इनको याद रखना है। बुर्गेडर सिंड्रोम, ठीक है, ये सिंपल आपने याद रखना है। सडन कार्डिक डेथ में क्या चीज़ें याद रखनी है, वो ये चीज़ है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन सबसे मोस्ट कॉमन काज डेथ अगर होती है तो इसकी वजह से होती है। और इसमें हमारे पास दूसरी क्या चीज़ याद रखनी है, आपने इसका ट्रीटमेंट याद रखना है। इसमें आप इमीडिएट क्या है इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर करते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमने ये चीज़ देखनी है, आपके हार्ट फेलियर का प्रोग्रेशन होगा कितने अरसे से, कई सालों से, मैनी ईयर्स, ठीक है। क्रोनिक इस्केमिक मायोकार्डियल डैमेज, जब क्रोनिकली आपका मायोकार्डियम डैमेज होता रहेगा तो हार्ट फेलियर होने के भी चांसेस होंगे, ठीक है। अब इसमें आपने 2 जो है टाइप्स देखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने समझना है, ठीक है। मायोकार्डियल हाइबरनेशन और मायोकार्डियल स्टनिंग, ये चीज़ें देखनी है। आपको जो पॉइंट बताऊँ वो आपने साइड में लिख लेने। अगर एंजियोप्लास्टी के बाद हार्ट काम करने लग जाएगा तो उससे हम क्या है मायोकार्डियल हाइबरनेशन का नाम देते हैं। अच्छा, इसके बाद मायोकार्डियल स्टनिंग में क्या है, अगर हम एंजियोप्लास्टी के बाद हार्ट को देखें और वो हार्ट ठीक से काम ना कर रहा हो तो उसे हम मायोकार्डियल स्टनिंग का नाम देते हैं। अच्छा, एक इन दोनों में पॉइंट कॉमन ये याद रखना है, ये दोनों जो हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से होंगे, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल आपको बताया है
आपने इनमें याद रखना है। मायोकार्डियल हाइबरनेशन क्या होता है, अगेन मैं रिपीट कर, एंजियोप्लास्टी के बाद हार्ट काम करने लग जाएगा, जबकि मायोकार्डियल स्टनिंग के अंदर एंजियोप्लास्टी के बाद आपका हार्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। पोटेंशियली रिवर्सिबल लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डिसफंक्शन इन द सेटिंग ऑफ द क्रोनिक इस्कीमिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ट्रांजिएंट लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डिसफंक्शन आफ्टर अ ब्रीफ एपिसोड ऑफ द एक्यूट इस्कीमिया। ये सिंपल आपने इसको याद रखना है, ये MCQs कई दफ़ा जो है बन चुके हैं। अच्छा, इसके बाद मायोकार्डियल इन्फाक्शन वाला टॉपिक है। 2024 के एडिशन में ये टॉपिक नहीं है, जबकि इस 2023 के एडिशन में ये टॉपिक दिया गया है। इसको हम ऊपर भी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको पता ना हो। अच्छा, इसमें आपने ये पॉइंट याद रखना है, कार्डिक बायोमार्कर CK-MB ट्रोपोनेंस जो है आपको मायोकार्डियल इन्फाक्शन में जब आप देखते हैं तो इसकी बिना पे ही मायोकार्डियल इन्फाक्शन को रूल आउट करते हैं, ठीक है। सिंपल आपने इनको क्या है याद रखना है। अच्छा, ये वही चीज़ें हैं, नॉन ST है, इसमें सिर्फ एक लेयर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ST क्या है, डिप्रेशन मिलता है, इसमें सारी लेयर्स मिल रही थी, ठीक है। इसमें फुल थिकनेस होगी मायोकार्डियल वॉल की, और ST सेगमेंट क्या है, एलिवेशन मिल रहा था। तो ये हमारे मायोकार्डियल इन्फाक्शन की निशानियाँ हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है एवोल्यूशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अच्छा, इससे पहले जो है आपको काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई काफ़ी टीचर्स हैं जो पूछ लेते हैं कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन के साइन सिम्टम्स क्या हैं, नहीं आ रहे होते। नोज़िया, वोमिटिंग, ठीक है। डायफ्रोसिस मीन्स स्वेटिंग, ठीक है, पसीना आएगा। सीवियर रिट्रोस्टर्नल पेन होगा, पेन इन लेफ़्ट आर्म होगा, ठीक है, प्लस जॉ में पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और फैटीग होगी, ठीक है। ये क्या है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन के क्या है कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको फिंगर टिप पे आपको आने चाहिए। नोज़िया, वोमिटिंग, रिट्रोस्टर्नल पेन हो गया, डायफ्रोसिस हो गया, पेन इन लेफ़्ट आर्म हो गया, जॉ हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, फटीग होगी। ये पॉइंट आपको आंख बंद करके अभी के अभी याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टाइम है, ड्यूरेशन, इसकी बेस पे हम जो है देखेंगे। अच्छा, ऊपर पहली लाइन में बताया कि सबसे क्रोनरी आर्टरी कौन सी अक्लूडेड होती है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन उसमें होती है, तो लाडा आपने याद है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, फिर उसके बाद राइट क्रोनरी आर्टरी, फिर उसके बाद सर्कमफ्लेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद कर लेना। अच्छा, अगर हमारे पास इसकी बेस पे इसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे, ग्रॉस उसकी एनाटॉमी देखेंगे, फिर हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप, फिर कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे विद इन टाइम के लिहाज से, ठीक है। अच्छा, 0 से 24 घंटे के अंदर है तो उसकी ग्रॉस क्या होगी, तो इसमें एक MCQ बन सकता है, वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वो ऐसा कौन सा स्टेन हम यूज़ करते हैं 0 से 24 घंटों के अंदर। आपने टेट्राजोलियम स्टेन को क्या टिक करना है, जिसमें डार्क मोटलिंग मिलती है, ठीक है, और इसमें अक्लूडेड आर्टरी ये भी जो है आप देख सकते हैं इसमें। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप आप जब करते हैं तो आपको वेवी फाइबर्स मिलते हैं 4 घंटों के अंदर पहले 4 घंटों अर्ली आपको एक रिलेटिव नेक्रोसिस मिलती है। अच्छा, ये क्या होती है, अगर आपके ब्लड में, ठीक है, सेल कंटेंट रिलीज़ हो, ठीक है, जो कि एडीमा और हेमरेज कराए, उसे हम कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रीपरफ्यूजन इंजरी क्या होती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हाइपोपरफ्यूजन को ठीक करने के बाद रीपरफ्यूजन इंजरी हो सकती है, लेट्स सपोज हाइपोपरफ्यूजन है, ठीक है, ब्लड नहीं मिल रहा, तो उसको हम ठीक करेंगे, तब रीपरफ्यूजन इंजरी होगी, ठीक है। रीपरफ्यूजन क्या है, इंजरी होगी जिससे फ्री रेडिकल्स और हमें कैल्शियम इन्फ्लक्स मिलेगा, इसे हम क्या नाम देते हैं, रीपरफ्यूजन इंजरी का नाम देते हैं। तो ये सिंपल आपने याद रखना है। वेंट्रिकुलर एरिथमिया मिलेगा, हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं पहले 24 घंटों के अंदर। तो वेंट्रिकल एरिथमिया ये वही है जो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की बात कर रहे थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार MCQs आ चुका है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 1 से 3 दिन का क्या होगा, इसमें सिंपल मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, 1 से 3 दिन में दर्जी क्या है, एक सूट सी देता है। इसमें मकसद ये है ड्रेसलर सिंड्रोम, ठीक है। ड्रेसलर सिंड्रोम असल में होता क्या है, इसमें आपका क्या इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये एक कॉम्प्लिकेशन आती है विद इन 1 to 3 डेज़। दर्जी क्या है, ड्रेसलर सिंड्रोम, इस तरह से मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है, शायद आपके लिए भी हेल्पफुल हो, तो आप भी साइड पे इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 3 से 14 दिन, 1 मिनट यहाँ पे ना आपको मैं करवा देता हूँ। एक्सटेंसिव कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मिलती है, टिश्यू सराउंडिंग इन्फार्क्ट शोज एक्यूट इन्फ्लेमेशन विद न्यूट्रोफिल, पोस्ट इन्फेक्शन फिब्रिनस पेरिकार्डिटिस मिलता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, ड्रेसलर सिंड्रोम भी है, इस साइड पे आप लिख लें, दूसरा नाम है ये इसका। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 3 से 14 दिन वाली स्टोरी देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या मिलता है, सूडो एनोरिज्म मिलती है,
ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सूडो एनोरिज्म 3 से 14 दिन के दरमियान आपको मिलती है, जिसमें मैक्रोफेजेस और ग्रैनुलर टिश्यू जो है मिलता है। फ्री वॉल रप्चर मिलती है, टेम्पोनेड होगा। अच्छा, पेपलरी मसल रप्चर होगा, ठीक है। अगर रप्चर होगा तो पेरिकार्डियम कहते हैं, लाइक हमें हमारे पास, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम टेम्पोनेड का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आपने इसको क्या रीड आउट कर लेना है। इसमें सिर्फ मैक्रोफेजेस याद रखने हैं और सूडो एनोरिज्म, रिस्क ऑफ रप्चर लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये एमसीक्यू सीधे बनते हैं, इसमें कोई ऐसी रीज़न आपसे नहीं पूछता। अच्छा, इसके बाद 2 वीक से सेवरल मंथ्स के अंदर क्या होता है, पोस्ट कार्डियक इंजरी सिंड्रोम, हार्ट रिदमिया, ट्रू। अच्छा, इसके अंदर आपको क्या है, ट्रू हमारे पास एनोरिज्म मिलती है। तो ये पॉइंट आप इसको रूल आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो इसमें सिंपल जो है चीज़ें हैं वो आपने रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। इसमें ऐसी कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है, 1-2 चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। जो है हमारे पास CKMB होता है, ये आप साइड पे लिख लें कि ये कम टाइम में रेज़ होगा, ठीक है। अगर दोबारा अटैक हुआ तो बेस्ट हमारे पास CKMB होता है, ठीक है। ये इसको आप साइड पे लिख लें। ये MCQs कई बार आ चुका है, और ये आपके स्केलेटल मसल से भी क्या है रिलीज़ होता है, मायोकार्डियम से भी रिलीज़ होता है CKMB, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आपने जो चीज़ याद रखनी है, ये मैंने आपको बता दिया, ECG चेंजेस। अगर ST एलिवेशन है तो ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा, डिप्रेशन है तो हमारे पास नॉन ST होगा। अच्छा, इसके बाद उसने ये बताया कि क्यू वेव सम टाइम मिलती है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये री इन्फाक्शन के बारे में बताती है। इट्स मीन्स कि अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, अगर फिर से हो गया है, तो ये आपको क्यू वेव मिलती है। तो ये कई बार MCQ भी पूछता है कि क्यू वेव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो आपने री इन्फाक्शन को ठीक करना है, ठीक है। और ये आपको वो लोग जिन्हें पहले से MI अटैक होता है उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव क्यू वेव होती है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ECG की कुछ चीज़ें हैं वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये भी कई बार MCQs आ चुका है। पहला आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो बार बार रिपीट हो चुका है वो ये वाला है, ठीक है। ECG जो है मैंने करा दी थी आप लोगों को, ठीक है। इसमें अब पैथोलॉजी की कुछ रीज़न्स हैं वो हम देखेंगे इंशाल्लाह, आपको क्लियर होगा, आपके MCQ सारे ठीक हो जाए। अच्छा, पहले तो आप ये बुक वाला देख लें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक निचोड़ बनवाता हूँ, वो आप साइड पे लिख लेना, ठीक है। इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, इसमें आपने पहले क्या याद रखें, एंटेरोसेप्टल में कौन सी लीड आती हैं और कौन सी आर्टरी आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। V1 V2, ठीक है। इसी तरह सीधे सीधे MCQs आपसे पूछेगा एंटेरोसेप्टल में कौन सी लीड्स आती हैं, तो आपने V1 V2 को, या आपको लीड्स बताएगा ये कौन सी जो है हमारे पास इन्फार्क्ट लोकेशन है, तो आपने उसको टिक करना है, ठीक है। इसी तरह ये जो है पैटर्न आपसे पूछेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ, वहाँ पर टोटल आपकी क्या है 4 वाल्स होंगी, ठीक है। पहले लिखें इंटीरियर, ठीक है, फिर लिखें पोस्टीरियर, उसके बाद आप लिखें इंफीरियर, उसके बाद आप लिखें लैटरल, ठीक है। तो ये 4 वाल्स हैं, इनकी बेस पे आपके MCQs बनते हैं। कई बार आ चुके हैं ये MCQ। अगर हमारे पास V1 से, V2 से, V3 से और V4 से, इसमें पहले आपने ये चीज़ याद रखनी, इंटीरियर वाल में कौन सी आपकी लीड्स आती हैं, V1 V2 V3 V4। और आर्टरी यहाँ पे साइड पे लिख लें, आर्टरी कौन सी आती है, यहाँ पे आपकी लाडा आती है, लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पोस्टीरियर में कौन सी आपकी लीड्स आती हैं, V7 V8 V9, ये आपकी लीड्स आती हैं। और इसमें कौन सी आती है, PDA, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इंफीरियर के अंदर कौन सी आती हैं, लीड 2 लीड 3 और हमारे पास AVF, ठीक है। तो इसको मैंने जिस तरह से याद किया हुआ है कि F, इसमें इंफीरियर में भी F आता है, इसमें AVF में भी F आता है। तो ये एक सीधे MCQ है, लेकिन इसमें हमें जो आर्टरी याद रखनी है वो राइट कोरोनरी आर्टरी है। कौन सी है, राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लैटरल में कौन सी आती हैं लीड्स, V5 V6 और AVL। तो L है इसमें, तो ये लैटरल में भी एक निशानी है। और इसमें आर्टरी कौन सी है, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स, इसमें भी L आता है। तो इन तीनों में LL आएगा, ठीक है। इनको आपने रट लेना है। ये कई बार MCQs आ चुके हैं, जब ये आप आज पेपर देखेंगे तो ये आपको लास्ट में मिलेगा। और वैसे भी आपको इतना पता होना चाहिए, आप कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बन रहे, आपको सारी डिटेल पता नहीं होनी चाहिए, लेकिन जितनी बताई है उतनी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कई बार MCQs बन चुके हैं। अच्छा, ये वाले टॉपिक नैरो QRS और हमारे पास वाइड QRS कम्प्लेक्स समझने के लिए अगेन मैं यही कहूँगा,
आपको पहले क्या है ईसीजी समझ आनी चाहिए, जो कि मैंने फिजियोलॉजी के अंदर अच्छे से समझा दी थी, ठीक है। तो वहाँ से आपने क्या है इसको ईसीजी को समझा है ठीक से, या अभी तक नहीं समझा तो फिर से वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये टॉपिक्स करें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डियास में क्या होता है, आपका जो है 120 मिलीसेकंड से आपका क्यूएस कम्प्लेक्स नैरो होगा, रैपिड वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन होगी विया नॉर्मल वेंट्रिकुलर कंडक्शन सिस्टम, टैकीकार्डिया ओरिजिनेट विद इन आर अबव द एवी नोड। तो सिंपल इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद अब एरिथमियाज आती हैं, उनमें हमने टाइप्स देखनी है और उसके लिहाज से हमने कुछ डिस्कशन करनी है। तो इनमें आपने फोकस करना है, क्योंकि ये कई बार एमसीक्यूज़ आ चुके हैं, स्पेशली आपका एट्रियल फिब्रिलेशन और प्रॉक्सिमल सुपरावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और हमारे पास एट्रियल फ्लटर, ये कई बार एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। जो भी पास पेपर देखेंगे तो उनमें आपको ये मिलेगा। अगर आपकी बेसिक सब्जेक्ट्स में से नहीं आ रहा एमसीक्यूज़ ये, तो आपकी मेडिसिन से ये लाजमी आएंगे, ठीक है। वाइवा के अंदर भी ये कई दफ़ा आपसे पूछ लेते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में। इसमें सिंपल आपने जो चीज़ याद रखनी है मैं आपको बता देता हूँ, वो आप साइड पे लिख सकते हैं। लेफ़्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन जहाँ ड्रेन करती है वहाँ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी, जिसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो पता होना चाहिए वो है इर्रेगुलर रेट और रिदम विद नो डिस्क्रीट पी वे। अच्छा, यहाँ पे ना आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे आपको कितनी जो है रिदम मिल रहा है, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 1 2 मिल रहा है और यहाँ पे हमें 1 2 और 3, फिर हमारे पास 1 2 क्या है यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ये एक हमारे पास क्या है इर्रेगुलर बेस लाइन एब्सेंट पी वेव है, ठीक है। इसमें पी वेव आपको नहीं मिलती। तो सिंपल आपने ये चीज़ें क्या है याद रखनी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ, ये आप फ़र्क करने के लिए लिख लें आप साथ में, एट्रियल फिब्रिलेशन का और दूसरा हमारे पास एट्रियल फ्लटर का, ठीक है। इसमें आपने पहला पॉइंट ये याद रखना है, इसमें इर्रेगुलर रेट क्या है मिलता है और प्लस हमें रिदम मिलता है। ये एट्रियल फिब्रिलेशन की बात कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, इसमें पल्मोनरी वेन की जगह से ओरिजिन होगी, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट एट्रियल फिब्रिलेशन का। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, इसमें आपको कोई पी वेव नहीं मिलती, नो पी वेव, ठीक है। ये था एट्रियल फिब्रिलेशन। ये पॉइंट्स आपने हरगिज़ नहीं भूलना है। एट्रियल फ्लटर में आपने क्या चीज़ें याद रखी, इसमें आपको पहला पॉइंट जो है रेगुलर रेट और रिदम मिलता है, ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, इसकी ओरिजिन आपको ट्राइकस्पिड एनुलस से मिलती है, और तीसरी इसकी रीज़न क्या है, इसमें आपको पी वेव मिलती है। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का डिफरेंस है एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर का। इसको आपने फिंगर टिप पे याद कर लेना है। अच्छा, इसमें अब कुछ एसोसिएशंस दी हुई हैं जो कि हमने कई बार इनको पढ़ा है, ठीक है। उसमें बताया कि कॉमन रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड हाइपरटेंशन, कैड। अच्छा, थायराइड की डिजीज़ जब आप पढ़ते हैं हमारे पास स्पेशली हाइपरथायराइडिज्म, उसमें आपको क्या है ये आपको मिला था एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से एमसीक्यूज़ वो आपसे पूछता है, पार्टिकुलरली स्ट्रोक के अंदर, थ्रोम्बोएम्बोलिक के अंदर भी ये जा सकती है। अच्छा, मैनेजमेंट क्या करना है, साफ ज़ाहिर है इर्रेगुलर रेट और रिदम है उसको हम ठीक करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। कार्डियोवर्जन करेंगे, डेफिनेटली ट्रीटमेंट एब्लेशन ऑफ पल्मोनरी वेन है उसके। तो पल्मोनरी वेन जो है यहाँ पे आप उसको एब्लेट करेंगे, कंसीडर एंटीकोगुलेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रोक का रिस्क होगा तो एंटीकोगुलेशन ड्रग्स भी लगा देंगे इस पेशेंट को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। इसके अंदर आपने क्या याद रखना है, ये आपको सिंपल एसोसिएटेड विद लंग्स, इस तरह से आप लिख लें। लंग्स के साथ आपको ये एसोसिएट होती हुई मिलती है। जब भी एमसीक्यूज़ बनेगा तो आपको COPD, निमोनिया की इस तरह की डिजीज़ बता देगा, तो आपने मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया को टिक करना है। इसमें भी अगेन वही इरेगुलरली रेट और रिदम मिलता है, बट विद एट लीस्ट 3 डिस्टिंक्ट लाइन्स, ठीक है। पी वेव मॉर्फोलॉजीज मिलेंगी ड्यू टू द मल्टीपल इक्टोपिक फोकाई इन एट्रिया। तो इसमें सिंपल आपने ये जो निचोड़ बताया ये याद रखते हैं। एट्रियल फ्लटर का मैंने बता दिया था, और इसमें आपको साटूथ अपीयरेंस मिलती है, ठीक है। ज़बरदस्त किस्म का ये MCQs है, कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ चुका है साटूथ के बारे में। ट्रीट क्या करना है एट्रियल फिब्रिलेशन, लाइक जैसे कि हम रेट और जो है उसको ठीक कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, कैथीटर एब्लेशन कर रहे थे,
ब्लैकिन ट्राइकस्पिड एनुलस और इन्फीरियर वेना केवा से करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये टॉपिक आता है। अच्छा, इसमें क्या है, सिंपल मैं आपको बताऊं, नॉर्मल क्या होता है, एस ए से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है एट्रिया के पास, एट्रिया से फिर जाता है ए वी के पास, ए वी से फिर जाता है वेंट्रिकल में, ये एक नॉर्मल है। एस ए से फिर एट्रिया में जाएगा, एट्रिया से फिर वो आपका कहाँ है, ए वी नोड में जाएगा, ए वी नोड से फिर वो वेंट्रिकल्स में जाएगा। ये एक नॉर्मल जो है आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का पाथवे है। ठीक है, इसमें क्या होता है इस डिज़ीज़ के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, इसमें होता ये है, लेट्स सपोज ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये मैं चैम्बर्स बना रहा हूँ उसके, ये आपका क्या है, ऐसे नोड है, सॉरी ए वी नोड है, ये ऐसे नोड है। अगर आपके ए वी नोड से डायरेक्टली जो है आपका सिग्नल चला जाए वेंट्रिकल के पास, ठीक है, इसे हम प्रॉक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का नाम देते हैं। तो उसने लिखा है मोस्ट ऑफन ड्यू टू री इंटरन ट्रैक बिटवीन एट्रिया, एट्रिया से और वेंट्रिकल के दरमियान ट्रैक बन गया। ठीक है, मोस्ट कॉमनली एवी नोड, एवी नोड से, ये एवी नोड है, ये ऐसे नोड है, एवी नोड से डायरेक्टली वेंट्रिकल में अगर जाए तो उसे हम प्रॉक्सिमल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का नाम देते हैं। पेल्पिटेशंस क्या होती है, पेल्पिटेशन असल में दिल की धड़कन जब तेज़ होती है उसे हम पेल्पिटेशन का नाम देते हैं। लाइट हेडनेस, डायफ्रोसिस, पसीना आएगा उस पेशेंट को, ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, टर्मिनेट कर देना है री एंट्री रिदम को बाय स्लोइंग एवी नोड कंडक्शन को। अच्छा, वैगल मैनवर करेंगे और आईवी एडिनोसिन देंगे। ये एमसीक्यूज कई बार आ चुका है। प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर सीधा पूछता है इसका ट्रीटमेंट क्या है, आपने आईवी एडिनोसिन को ठीक करना है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कार्डियो वर्जन तब करेंगे जब आपका पेशेंट अनस्टेबल होगा। ठीक है, कभी भी आप स्टेबल पेशेंट में ये चीज़ नहीं करते, आप अनस्टेबल पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन देते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज कैथीटर एब्लेशन ऑफ री एंट्री ट्रैक। तो ये सिंपल चीज़ें थी इसमें, आई होप के क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार ये भी क्या है वाइवा के अंदर आपसे पूछ लेते हैं और एमसीक्यूज़ भी इसमें से बने हैं कई दफ़ा। इसमें पहले तो आपको पहली जो चीज़ है वो याद होनी चाहिए, वो है डेल्टा वेव। ये कई बार एमसीक्यूज़ बन चुका है, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है कि डेल्टा वेव किस में मिलती है, आपने वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम को टिक करना है। अच्छा, इसका दूसरा जो है मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है हमारे पास, वेंट्रिकुलर प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम है। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, इसमें होता क्या है, आपके वेंट्रिकल्स जल्दी क्या है डीपोलराइज कर जाते हैं। जब वेंट्रिकल डीपोलराइज करेंगे तो क्या ख्याल है, हमारे पास वाइड क्यूआरएस और शॉर्ट पीआर इंटरवल होगा। वाइड क्यूआरएस और शॉर्ट हमारे पास पीआर क्या है इंटरवल होगा। ये चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, ये चीज़ें मिलेंगी किससे, हम क्या नाम बोलते हैं, वॉल्फ पार्किंसन। तो एबनॉर्मल फास्ट एक्सेसरी कंडक्शन पाथवे की वजह से आपके एट्रिया वेंट्रिकल बाईपास करेंगे एवी नोड से। एवी नोड से जब बाईपास करेंगे तो आपके वेंट्रिकल जल्दी से डीपोलराइज कर देंगे। जब वेंट्रिकल जल्दी से डीपोलराइज करेंगे तो आपको वाइड क्यूआरएस और पीआर शॉर्ट इंटरवल मिलेगा। इसे हम वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम का नाम देते हैं। इसमें आपको डेल्टा वेव मिलती है। ट्रीटमेंट आप क्या करते हैं, डायरेक्टली एंटी एरिथमिक ड्रग्स में से प्रोकेनामाइड ड्रग देते हैं, आइबोटिलाइड ड्रग देते हैं। ठीक है, ये सिंपल एमसीक्यूज आपसे पूछता है। अब इसमें है कि आपने अवॉइड करना है एवी नोडल ब्लॉकिंग ड्रग्स को, लाइक एडिनोसिन आपने कभी नहीं देनी इन पेशेंट को, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कभी नहीं देने इन पेशेंट को, और बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने। तो ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एज अ कंट्राइंडिकेशन के तौर पर कि बीटा ब्लॉकर्स क्या हम दे सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। ये वो वाहिद बीमारी है जिसके अंदर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं देते, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते और एडिनोसिन नहीं देते जब एवी नोडल ब्लॉक हो। ठीक है, अवॉइड करते हैं ये ड्रग्स। तो सिंपल आपने इनको ये याद रखना है। तो नेक्स्ट जो है उसमें हम वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स की डिजीज़ देखेंगे, नैरो कम्प्लेक्स की ख़त्म होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।